अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात की जाएगी मशहूर मालियाती कंपनी ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान 10 साला पायदार तरक्की के रस्ते पर चल पड़ा है और इस दौर में दाखिल हो चुका है। कुछ 3 इंडिकेटर्स उसने जाहिर किए हैं जिसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग बताई गई है वो टॉप 3 ममालिक में शामिल किया गया है। अगर पाकिस्तान की इस वक्त महंगाई की बात की जाए तो 6.1% रही है और ख़ास तौर पर इकोनॉमिस्ट नॉर्मलिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुसलसल तीसरी बार टॉप 3 में दिखाई दे रहा है। जबकि फॉरेन रेमिटेंस की भी बात की जाए तो 59 बिलियन यूएस डॉलर तक ये जा पहुंची है। और ये तमाम चीजें जो ब्लूमबर्ग ने बताई हैं, इससे लगता है कि पाकिस्तान इस तज्जिए से जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। अगर सेनेटर शौकत तरीन साहब की भी बात की जाए तो वो भी ये कहते नजर आते हैं कि अगर ये कंसिस्टेंसी दिखाई दी तो अगले 10 सालों के अंदर जो आमदनी का फर्क है वो भी खत्म हो सकता है, महंगाई को मजीद कंट्रोल किया जा सकता है। इन्हीं तमाम सिनेरियोज पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त माहिर मौशियात ऑन कॉल मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद हसन साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा ये ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है इससे कितना फीसद मुतमईन हैं आप? देखिए, बात ये थी कि हमें हकाइक पता है, हम अपने हकीकत पर बात करेंगे। पहले तो मैं ये 10 साल की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि 30 जून 2022 को जो आदाद शुमार आएंगे उसमें ये जो है मजीद खराब हुए होंगे 21 के मुकाबले में। और ये जो 5.37% की शरह नमू बता रहे हैं ये उससे कम हो, इसी साल कम हो जाएगी। 10 साल की बात को आप छोड़ दें, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि इनका जो 3 साल का औसत है शरह नमू वो है सिर्फ 2.6% सालाना, जबकि इनको विरसे में मिली थी 5%, तकरीबन 5.5%। नंबर एक तो है। असल चीज ये नहीं है, असल चीज ये है कि ये जो नापायदार तरक्की नजर आ रही है उसकी क्या कीमत दी है, माशी अशारिये कितने खराब हुए हैं, कितने खौफनाक हुए हैं, वो मैं 2-3 आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कि स्टेट बैंक ने कोरोना की आड़ में 2073 अरब रुपए का एक पैकेज दिया जिसका बड़ा हिस्सा ताकतवर तबकों को चला गया। और उसमें उन्होंने जो शरह सूद जिसे आप डिस्काउंट रेट कहते हैं वो 13.25% से कम करके 7% कर दी कोरोना की आड़ में। और गवर्नर स्टेट बैंक ने फखरिया कहा कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है, जो कि बात सही है। तो सवाल ये कि आपने सबसे इतनी ज्यादा कमी की क्यों? इसलिए कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनको सस्ती शरह सूद पर कर्जे दिए, उन्होंने बेतहाशा गाड़ियां इंपोर्ट की, बेतहाशा गैर जरूरी में इंपोर्ट शुरू की, जिससे हमारा तिजारती खसारा बढ़ गया। और स्टेट बैंक ने ये बात मान ली है कि जी हमने जो सस्ते कर्जे दिए थे शरह पर उसका नुकसान हुआ, तिजारती खसारा बढ़ा, इंपोर्ट्स बढ़ गई। और अब उन्होंने जो है आपने देखा कि डिस्काउंट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। असल चीज तबाही की वो ये की कि स्टेट बैंक ने हुकूमत में मिलकर 21 महीने तक जो IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रखा, वो मुअत्तल इसलिए रखा कि IMF आपको कभी इजाजत नहीं दे रहा था कि आप जो है शरह सूद गिराएं, क्योंकि अफरात-ए-ज़र ज्यादा थी। तो इसकी आदाद शुमार अगर आपको सिर्फ 6 महीने के बता दूं, जुलाई टू दिसंबर, जो हुकूमत के हैं, मेरे नहीं है, इन 6 महीने में हमारा जो तिजारती खसारा हुआ है वो हुआ है 25 अरब डॉलर, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो ऑब्वियसली क्वार्टरली जो है वो रिपोर्ट्स आती हैं, साल के 4 हिस्सों के अंदर ये रिपोर्ट्स होती हैं। इकोनॉमिस्ट नॉर्मलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो जो शायकीन जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, हमारे साथ इस वक्त जो नाजरीन है उनको जरा समझाएं आसान लफ्जों में ये है क्या बेसिकली जो इंडिकेटर है। देखिए, मैं आपको शुरू करता हूँ अवामी नुक्ता नजर से। आप बात कर रहे हैं तो पहले मैं अवाम के लिए बताऊंगा महंगाई। वो जनवरी 2021 में हुकूमत के मुताबिक महंगाई की शरह थी 5.7%। ठीक है। जून 2021 में ये बढ़ के हो गई 9.7%, यानी तकरीबन दुगनी से कुछ कम। और दिसंबर में हो गई 12.3%, यानी जनवरी के मुकाबले में दिसंबर में दुगनी से ज्यादा हो गई। नंबर एक, ये वो जिससे 22 करोड़ आदमी बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं महंगाई के बढ़ने से। उनकी कुव्वत खरीद कम हो रही है, वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना नहीं खिला सकते, मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकते, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। और ये जो 12.3 की जो अफरात-ए-ज़र की शरह में बता रहा हूँ, हुकूमत दावे कुछ भी करे, लेकिन आप IMF की रिपोर्ट देख लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें, भारत और बांग्लादेश में महंगाई हमसे कम है और उनका ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा है। नंबर एक। तो प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम है और अमेरिका और जापान की मिसालें दे रहे हैं, तो वहां के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप बात करें भारत की, भारत करें जो है बांग्लादेश की,
तो हमारी महंगाई सबसे ज्यादा है। तो सबसे बड़ी तबाही बर्बादी तो ये आ गई। नहीं, दूसरा ये है कि पाकिस्तान की अगर कंपैरेटिवली बात की जाए तो अगर चीन को देखा जाए, भारत को देखा जाए या यूएस को भी ले लिया जाए तो जीडीपी के अंदर एक डाउन साइजिंग तो आई है, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट की तरफ तो ये आए हैं, समहाउ कहीं पर 2.5 या 3% तक गए हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये जो दावा किया जा रहा है 5.37% तक जीडीपी को ले जा सकते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि भारत का जो प्रोजेक्शन दिया है आईएमएफ ने, वो तो 7% से ज्यादा दिया है। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ कि भारत में जहाँ मईशत बर्बाद हुई थी कोरोना की वजह से, उनका, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे थे, तो उनका ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है। बांग्लादेश का भी हमसे ज्यादा है और इन दोनों मुल्कों की महंगाई हमसे कम है। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। नंबर 1 तो ये हो गई। दूसरा, रुपए की कदर आप देखिए कि आप हम 70, ये अवामी नुक्ता से मैं आपको बता रहा हूँ, 70 अरब डॉलर आप इंपोर्ट करते हैं सालाना। आपने रुपए की कदर मई में 152 रुपए थी, मई 2021 में, और अब ये जो आ गई थी 176 177 पर आ गई थी। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर $1 पर 25 रुपए गिर गए तो 70 अरब डॉलर की जो आप इंपोर्ट्स करेंगे तो कितनी महंगी हो जाएंगी, और उस पर गवर्नमेंट की कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी, तो महंगाई का क्या हाल होगा और आपके जो है इकोनॉमी का क्या हाल होगा। इतना रुपए की कदर पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी ज्यादा, इतने अरसे में रुपया नहीं गिरा था। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी इंपोर्ट्स नहीं हुई थी 6 महीने में, और कभी इतना तजारती खसारा नहीं हुआ था। ये तो अवामी नुक्ता नजर से। दूसरी बात, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कानून तोड़े हैं, और वो कानून पहले मैं आपको बता दूं क्या है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 और आईन पाकिस्तान की शिक 7, वो इस तरह तोड़े हैं कि 700 अरब रुपया कई सौ जो है खातेदार हैं, कई, आप उनको कह सकते हैं कोई 2 करोड़ से ज्यादा, 2.5 करोड़, उनको 700 अरब रुपए स्टेट बैंक ने कम दिए हैं। अच्छा। उन खातों पर जो बैंकों में जमा थी, और वो कानून के खिलाफ इसलिए है कि वो नफा नुकसान में शिरकत के ऊपर था। तो आप अगर देखें कि फरवरी 2020 में 2.5 करोड़ लोगों को जो बचत पे खाते की शरह थी वो थी 11.25। अभी चंद महीने पहले तक उन्होंने उसको 5.5 कर दिया। तो जो कानून तोड़े हैं, जो 3 बताए, 700 अरब रुपए उनसे खींच लिए, और इसका फायदा आपने बिजनेसमैनों को पहुंचाया, बड़े बड़े लोगों को, जिन्होंने गैर जरूरी इंपोर्ट्स की सस्ती शरह लेके। फिर आपने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसमें आप काला धन लगा दें, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं, चोरी का पैसा वहां लगा दें। तो ये जो तबाही बर्बादी आई, मईशत को कमजोर बुनियादों पर इस्तेमाल किया। नंबर 1, मईशत को खराब किया, तिजारती खसारे को बढ़ाया, जारी हिसाबात के खसारे को बढ़ाया, खौफनाक हद तक रुपए की कदर गिराई और महंगाई बढ़ी। ये वो आदत तो शुमार है। एक जुमला बता दूं, जो हुकूमत और स्टेट बैंक की, मेरा इनमें से एक भी नहीं याद है, मैंने अपना कुछ नहीं दिया आपको। डॉक्टर साहब, जीडीपी की बात तो ठीक है कर रहे हैं कि 5.37%, जीएनपी पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वो क्या इजाफा रहा या फिर मनफी रुझान देखा जा रहा है? किस चीज का? जीएनपी पे अगर बात की जाए, देखिए पाकिस्तान की अगर आप फीकस आमदनी देखें इस वक्त डॉलर टर्म्स में, तो जो 2018 में थी आज उससे कम है। जो इकोनॉमी की साइज का हजम था, जिसे आप जीडीपी का हजम कहते हैं, वो जो 2018 में थे आज उससे कम है 3 साल के बाद। और फीकस आमदनी भी जो है वो कम है। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि इस दौरान में इन्होंने हेल्थ में कुछ ज्यादा खर्चा किया है, जिसकी वजह कोरोना है। लेकिन तालीम, 23 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो 2018 में जो तालीम की मद में खर्च किया गया था, 2021 में उससे कम खर्च किया गया है। ठीक है। हुकूमत का पहला साल आपने भी देखा, हमने भी इसको जो है वो विटनेस किया कि नेगेटिव चले गया जीडीपी अगर ग्रोथ की बात की जाए। फिर ग्रेजुअली उसके अंदर एक ठहराव आया, फिर कोविड आ जाता है, डैमेजेस कम हुए, तमाम चीजें। अगर इस वक्त की बात की जाए, इस रिपोर्ट को देखते हुए, डेट रीपेमेंट्स का भी तो तस्करा होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, कब करेगी हुकूमत? देखिए, बात ये थी कि इस हुकूमत के दौर में जो बैरूनी कर्जे बढ़े हैं, वो बढ़े हैं 35 अरब डॉलर, 35 बिलियन डॉलर, जो पाकिस्तान की तारीख में बैरूनी कर्जों के इजाफे की जो है वो रफ्तार सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब आपका जो अहम सवाल है वो ये है कि जैसे ही 1 अरब डॉलर की किस्त हमें IMF से मिलेगी, गालिबन 28 जनवरी को पाकिस्तान का कर्जा मंजूर हो जाएगा प्रोग्राम, और हमें पैसा 1 अरब मिल जाएगा। उसके फौरन बाद हम देखेंगे हुकूमत बड़े पैमाने पर बैरूनी कर्जे लेगी। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि अदा कैसे करेंगे। पाकिस्तान बड़े अरसे से जो कर्जे अदा कर रहा है वो अपनी जेब से नहीं कर रहा। हम ये कहते हैं कि अगर हमको 1 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है, तो ये हुकूमत भी वही कर रही है कि 1.5 अरब के आप कर्जे लेते हैं
और $1 अरब उसमें से वापस करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कर्जे अपनी कमाई से दे रहे हों वापस, हम कर्जे नए कर्जे लेके उसका एक हिस्सा अदा करते हैं। इसी तरह कौमी बचत स्कीमों में, बहबूद में जो आप पैसा लगा रहे हैं, कौमी बचत में लगा रहे हैं, उसमें नए कर्जे इज दैट ट्रू कि एक जेब से निकाल के दूसरी जेब से निकाल के दे रहे हैं? नहीं, एक जेब से ज्यादा निकाल, नए कर्जे ज्यादा ले रहे हैं, वापस कम कर रहे हैं। इसीलिए अच्छा। तो $35 अरब जो बढ़े हैं, उसकी ठीक है। वजह यह है कि जो उन्होंने अगर $20 अरब के कर्जे वापस किए तो $35 अरब के ले लिए, तो 15,000 बढ़ गए। तो ये वापस आपने अपनी जेब से तो नहीं किए, ये तो कर्जे लेके वापस तो फिर किए। शौकत तरीन साहब कैसे कह रहे हैं कि अगले 10 सालों में आमदन में भी कम फर्क आएगा? ये इस बात की कौन जमानत देगा कंसिस्टेंट ग्रोथ होती रहेगी इन 10 सालों में? क्योंकि कोविड की वजह से तो एक ठहराव आया, वो डैमेजेस तो दोबारा होना शुरू हो जाएंगे। मैंने तो उसका आपको जवाब दे दिया ना, मैं कोई लंबी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ 30 जून 2022 को ये शरह बरकरार नहीं रहेगी। अच्छा। शौकत तरीन ने 2009 में जब ये वजीर बने थे, सेनेटर भी बने थे, इसी तरह की बातें की थी। जब वो गलत साबित हुई तो पीपल्स पार्टी ने उनसे इस्तीफा लिया, सेनेट से भी इस्तीफा लिया, वजारत खजाना से भी लिया। अब वही चीज आ गई है। वो ये कहते हैं कि आपको एक मैं रिकॉर्ड पर बता दूं, अगर आप शौकत तरीन के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो वजीर खजाना का हलफ उठाने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने ये कहा था, रिकॉर्ड के ऊपर है, कि बड़े चैनल पे कहा था कि पीपल्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी सिमत गलत है, उसको ठीक करने में 5 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। ये उनके अल्फाज जो है ना रिकॉर्डेड मौजूद हैं। और उसके बाद जब उन्होंने हलफ उठाया तो उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ ने मईशत बहाल कर दी थी और कोरोना आ गया। तो ये बातें तो सियासी है ना, इनको सियासत में ही छोड़ें। मैं तो 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको कह रहा हूँ 30 जून 2023 को पाकिस्तान के जो अशारी होंगे वो खराब होंगे, शरह नमू कम हो चुकी होगी और फीकस आमदनी कम हो चुकी होगी, कर्जों का बोझ बढ़ चुका होगा। मैं बिल्कुल 100% आपको बता रहा हूँ कि तिजारती खसारा हमारा बेतहाशा बढ़ चुका होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल नजर आ रही हैं, यहाँ पर हमें भी आ रही है। हुकूमत ये जो लीपा पोती कर रही है और ये जो सियासी बयानात को मईशत में मिला के दे रहे हैं, जो वो ये कह रहे हैं वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट पर लिखवा के दिखा दें या इकोनॉमिक सर्वे में वो नहीं लिखेंगे, इसलिए कि उसको दुनिया देखती है। ये सियासी तकरीरें कर रहे हैं। स्टेट बैंक भी इस बात से मुत्तफिक नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इकोनॉमिक सर्वे भी इन दावों से मुत्तफिक नहीं है। ये सियासी बातें हैं। मईशत खराब हुई है, यानी 2018 में जो हमारी मईशत थी उससे आज खराब है, कई लिहाज से खराब है। आप देख लें तो शरह नमू के हिसाब से, बेरोजगारी के हिसाब से, गुर्बत के हिसाब से, रुपए की कदर के हिसाब से, टैक्स जीडीपी के हिसाब से, तालीम जीडीपी के हिसाब से, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा है इनके दौर में। लेकिन ब्लूमबर्ग की बात की जाए तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये, पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये इस तरह की रिपोर्ट शाया करना, कितना फीसद पर यकीन रखें इस पे? देखिए, आपको यकीन रखने की जरूरत अगर है तो स्टेट बैंक के आदत शुमार को एनालाइज करें और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के करें। ये तो सियासी बयान चलते हैं। देखिए, ब्लूमबर्ग ने जो कहा उनको इससे क्या ताल्लुक है कि आपने 2073 अरब रुपए का पैकेज दिया, 700 अरब रुपए गरीबों से खींचे कानून तोड़ के, बिजली के नर्ख बढ़ाए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, उनको इस चीज से ताल्लुक नहीं है। वो तो ऊपर की एक बात कर रहे हैं। अब IMF का प्रोग्राम बहाल हो रहा है तो वो तो अभी तारीफ करेंगे, माजी में भी करते रहे। मेरा कहना यह है कि जो स्टेट बैंक के आदत शुमार है, वजारत खजाना के जो आदत शुमार है, मैंने आपको वही बताए हैं। उसकी रोशनी में 2018 में जिसको ये दिवालिया कहा करते थे, उसके मुकाबले में आज हमारे आशारिये स्टेट बैंक के मुताबिक और वजारत खजाना के इकोनॉमिक सर्वे वगैरह के मुताबिक उससे ज्यादा खराब हैं। अभी आपने महंगाई आपको भी पता है कि उससे 4.5% थी, आज 12.3% है। ठीक है। पेट्रोल का आपको पता है, फिर इन्होंने अब ये कहा है कि अगले 6 महीने तक 4 रुपए फी लीटर जो है ये पेट्रोलियम लेवी लेंगे। फिर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ अवाम के नुक्ता नजर से कि 30 जून 2022 तक पाकिस्तान में महंगाई ऊंची रहेगी, कोई इसको कम नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी जो मिनी बजट ये ला रहे हैं, तो मिनी बजट भी अवाम पे जा रहा है, पेट्रोलियम लेवी भी अवाम के पास जा रहा है। और फिर जो ताज्जुब की बात है कि ये जिम्नी बजट लाए हैं जिसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसी के साथ आप ये कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर कर ली आपने। तो कौमी सलामती पॉलिसी का नुक्ता ये है कि मईशत को ताकत करें और अवाम को ताकतवर बनाएं। उसके जो नुकात है मैं आपको बता दूं दुनिया भर में, वो ये है कि गुर्बत कम हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, इलाज मुआवजे की सहूलियात ज्यादा हो, बच्चों की तालीम मुफ्त हो। इनमें से एक भी नहीं है आपके तो 23 मिलियन बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फिर आप अवाम पर बोझ डालें नए टैक्सों का। तो कौमी सलामती पॉलिसी जो बनी है, जो आर्मी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर बनाई है, उसके नुकात जिमनी बजट के नुकात से टकरा रहे हैं।
तो फिर जब वो टकरा रहे हैं तो वो कौमी सलामती पॉलिसी क्या हुई, वो तो फिर आपकी थ्योरेटिकल हो गई ना। अच्छा हमारा डॉक्टर मुल्क साहब, अगर कौमी बचत पे भी बात की जाए, कुछ सेविंग पे भी बात की जाए, अगली हुकूमत के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं हम? ये भी तो बड़ा सवालिया निशान है ना। देखिए, अगली हुकूमत के लिए आज मैं आपको बता दूं, अगली हुकूमत चाहे इनकी हो या किसी की भी हो, आप ये नविश्ता दीवार है। मैं बड़ी दफा कहता हूँ, हम फिर आईएमएफ के पास जाएंगे। ये जो आप कह रहे थे कि ये आखिरी प्रोग्राम है, नहीं तो आईएमएफ से लोन अप्रूव हो जाता है, हमारा जीडीपी बेहतर हो जाता है, ऐसे ही चलता रहेगा मामला। नहीं देखिए, आईएमएफ से जीडीपी हमारा बेहतर नहीं होता, हमारी कर्जों की अदायगी की सलाहियत बेहतर हो जाती है, क्योंकि हमें नए कर्जे मिलते हैं। अगर आप देखें, मैं सबूत दे रहा हूँ, 1988 से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, 23 प्रोग्राम हो चुके हैं। 1988 से अब तक हमारा जो ग्रोथ रेट है औसत, वो भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका से कम है, नवा गवादर है, नवा सीपेक है। तो ये तो आईएमएफ का प्रोग्राम 1988 से अब तक जो मैंने आपको बता दिए है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, उसमें आपका ग्रोथ रेट कम रहा है भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका से। वही अब होगा। अलबत्ता ये होता है कि चूंकि जब वो कर्जे दे देते हैं आपको, तो फिर आलमी बैंक भी कर्जे देता है, तो आपको कर्जे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दिवाली की बातें होती है वो मुलतवी हो जाती हैं। इसके अलावा कोई अगर समझता है कि आईएमएफ के प्रोग्राम से अगर अच्छा हो, तो क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि मैं खुदकशी कर लूंगा अगर आईएमएफ के प्रोग्राम से नहीं लूंगा? और क्यों नवाज शरीफ कहते थे कि हमसे कहते हैं कि गरीब के मुंह से निवाला छीनो, हम छीनते हैं? तो आईएमएफ तो आपको न्यू ग्रेड गेम के तहत, अमेरिका के पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, अफगानिस्तान को कमजोर कर रहा है, यहाँ पर बेचैनी पैदा कर रहा है, ताकि ये खित्ता जो है गैर मुस्तहकम रहे और जौहरी ताकत पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना कर सके। और जो अफगानिस्तान के बेहतर होने से जो वस्त एशियाई रियासतों तक पूरी तरक्की हो सकती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वस्त एशियाई रियासतें, ईरान, दुनिया और चीन के साथ पूरा सिलसिला, तो ये तो पाकिस्तान टारगेट है इस वक्त हमारा। हम समझ क्यों नहीं रहे हैं कि आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को टारगेट बनाया जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ ये सीपैक और ये सारी चीजें ना हो सकें। चाइना जो सरमायाकारी यहाँ करना चाह रहा है, अफगानिस्तान में करना चाह रहा है, दूसरे मुल्कों में करना चाह रहा है, तो ट्रेड रूट गवादर जो है, ये सब ग्रेट गेम अमेरिका का यही है कि यहाँ पर खत्ते में पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को कमजोर रखें और यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें भी हों, अवाम भी मायूस रहें, हुकूमत और अवाम में जो है बहरान रहे, एतमाद का बहरान। ये चीजें हैं जो कौम को समझनी होंगी और शायद आपको बिलाल साहब कौम को बताना होगा कि ये देखो महंगाई बढ़ रही है, तो हुआ क्या फिर? जब आप ग्रोथ रेट भी आपका गिर गया, कर्जे आपके बढ़ गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों गिर रहा है? ये जवाब देने जरा। 18 में जो आया था, 19 में उससे कम, 20 में उससे कम, 21 में उससे कम, तो फिर क्या? जो सियासी बयान देने से तो काम नहीं मिलता। ये तो मशहूर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इंडिकेशन दी है 20 जून 2022 को इससे ज्यादा बुरे हालात होंगे जब रिपोर्ट किए जाएंगे। अब नए फिस्कल ईयर की अगर बात की जाए, कितने और कौन कौन से टैक्सेस आप एक्सपेक्टेशंस में रखते हैं और बेरोजगारी पर, महंगाई पर कितना फीसद असर पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है, टैक्सेस का मैं आपको बुनियादी बता दूं। अभी जो आलमी बैंक ने कहा है, वो ये कहा है कि पाकिस्तान के पास जो इस्तेदाद है टैक्सों की, उससे 3,800 अरब रुपए सालाना कम वसूल कर रहा है पाकिस्तान। ये अभी रिपोर्ट आई है एक हफ्ता पहले। ये बिल्कुल सही है, लेकिन असल बात जो उन्होंने नहीं गई, हमें पता है कि ये जो 3,800 अरब रुपए हैं, ये इनकम टैक्स की मद में कम आ रहे हैं। जहां तक आवाम के ऊपर जीएसटी है, दूसरे केस हैं, वो तो पूरा 17% दे रहे हैं। अब ये जो 3800 अरब है, ये मालदार तबके नहीं दे रहे, जिनकी दौलत ज्यादा, जिनकी आमदनी ज्यादा है, वो टैक्स नहीं दे रहे। उस नुकसान को हम पूरा कर रहे हैं जीएसटी लगा के, ज़िमनी बजट लाकर, पेट्रोलियम लेवी लगाकर और ऐसे टैक्सेस लगा के। तो पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना पड़ेगा, और जीएसटी जो 17% है उसको कम करके 7.5% पर लाना पड़ेगा, जिसका फायदा 22 करोड़ अवाम और मईशत को होगा। पेट्रोलियम लेवी को सिफर करना होगा। ये वो बुनियादी तालीम का बजट बढ़ाना होगा। तो जब तक आप इसको रिस्ट्रक्चर नहीं करते, ये इसी तरह से रोना गाना रखता है कि सियासी बयान देंगे, झूठे बयान, मईशत तरक्की कर रही है। हम ये कहते हैं पाकिस्तान में तरक्की करने की सलाहियत है, सिर्फ आपको 3-4 चीजें करनी है जो मैंने बताया कि आमदनी पे टैक्स लगाएं, जो जितना कमाता है वो टैक्स दे दे, जो नहीं कमाता वो ना दे। लेकिन जीएसटी तो आप आवाम को रगड़ेंगे तो फिर तो जीएसटी में तो महंगाई बढ़ेगी, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर आपकी बरामदात नहीं बढ़ेंगी। तो ये चीजें इस्लाहत कर ले तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इमरान खान साहब के अल्फाज में बिल्कुल याद दिला दूं, ये तहरीरी है कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम अदल पर, इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे, यानी मईशत जो है उसमें साजिश भी होगी, हर आदमी टैक्स देगा। ये वो नहीं कर रहे, न करने के लिए तैयार है, न उनकी काबीना तैयार है, तो फिर मईशत तो ठीक नहीं होगी। तो फिर ये लीपा पोटी कमजोर बुनियादों पर करके कभी असासे बेच दिए, कभी कर्जे ले लिए,
कभी जो है वो उधार तेल ले लिया, कभी G20 से कहा है कि जी हम आपके कर्जे अभी वापस नहीं करेंगे, हम तो चूंकि कोरोना है, तो ये तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। और झूठी रेमिटेंसेज आती है 111(4) के तहत। अभी हमने सोचा इस हुकूमत के दौर में 90 अरब डॉलर की तरसीलात आ गई, और स्टेट बैंक ये कहता है जी वो कारकुनों की तरसीलात है। अब उनसे को पूछ भाई कारकुन अगर 90 अरब डॉलर बेचते तो कारकुन कहाँ होते, वो तो मालिक होते। ये बड़े बड़े मालदार लोग पैसा बेचते हैं हुंडी से, इसको वापस मंगा लेते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता सिवाय स्टेट बैंक के। तो इस तरह से ये एक रैकेट चल रहा है, आपकी गाड़ी चल रही है। वरना 90 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस और 35 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे अगर 3 साल 6 महीने में बढ़ गए तो 125 अरब अगर जिस मुल्क में आ जाए तो वो तो आसमान में उड़ रहा होता है। इसको क्यों नहीं उड़ा? उसकी वजह यही लीपापोती, कमजोर मईशत, बेसाखी की मईशत और गलत बयानियां, बेसिकली इस पर हुकूमत चल रही है। रशरा अफिया को नवाजना, मैंने अभी बताया, कानून तोड़ के 3 कानून बताए, 700 अरब रुपए उन्होंने 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों से खींच लिया। तो ये मईशत इस तरह तो नहीं चला करते ना सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने अपना वक्त दिया और ब्रीफली तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया। नाज़रीन, अगर बात की जाए ब्लूमबर्ग की, तो इसकी रिपोर्ट के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठते दिखाई देते हैं। 3 इंडिकेटर्स जो बताए गए हैं, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए, स्टेट बैंक के आदाद शुमार देखे जाए तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट दिखाई देते हैं। अगर महंगाई की बात की जाती है तो 6.1% ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में है, जबकि कुछ और इसके आदाद शुमार बताए जाते हैं। डबल डिजिट्स के अंदर ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। बहरहाल अगर इसमें बेहतरी करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब के जो इस वक्त सजेशंस थी जीएसटी के हवाले से और खास तौर पे आमदनी टैक्स के ऊपर जो बात की गई थी, इन तमाम चीज़ों को अगर मलूज़ खातिर रखा जाए तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है। वरना जिस तरह से हुकूमत खुशियां मनाती नजर आ रही है, शौकत तरीन साहब माजी के अंदर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं और उसके बाद जो दिवालिया निकला था और जिसके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट से वो भी तमाम चीज़ें काबिल गौर है। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे।